नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार चौहान और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं विषय विज्ञान कक्षा 10 और इसका जो चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, सार और लवण, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आज का जो टॉपिक रहेगा वो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, कैसे होता है, उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं अम्ल, सार और लवण चैप्टर में जो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, और वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक का नाम है क्या, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। किसका महत्व? पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इसमें सबसे पहले जो हम सब हेडिंग लेंगे वो सब हेडिंग रहेगी कि क्या पशु और पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो सबसे पहले जो सब हेडिंग इसमें जो आएगी वो सब हेडिंग क्या है, उस सब हेडिंग को क्या कहेंगे, क्या लिखा जाएगा, पशु एवं जंतु, पशु एवं पादप, पशु एवं पादप या पौधे पीएच के प्रति, किसके प्रति, पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पीएच के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो इसके बारे में जो है हमें पढ़ना है कि पशु और जो पौधे हैं वो क्या पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा शरीर जो होता है वो 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य में जो है कार्य करता है, और जितने भी जीवित प्राणी जो होते हैं वो संकीर्ण पीएच परास पर ही जीवित रह सकते हैं। ठीक है, यदि वर्षा जल की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है, क्योंकि पीएच का मान 7 से कम है और वो भी कितना, 5.6 से भी कम अगर जा रहा है वर्षा जल का पीएच का मान, तो ऐसी वर्षा को हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा। अब जब ये अम्लीय वर्षा हमारे धरातल पर आएगी, पृथ्वी के धरातल पर आएगी, तो ये अम्लीय वर्षा का जो जल होता है वो बहता हुआ किस में चला जाता है, नदियों में चला जाता है। और नदियों की जो जल की जो पीएच है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में उन नदियों के जल में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो कम पीएच के कारण, ठीक है ना, अम्लता के बढ़ने के कारण वो सही तरीके से जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। उनकी जो उत्तरजीविता होती है वो कठिन हो जाती है और यहाँ तक इनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब आता है किसके अंतर्गत, पशु एवं पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसमें हम लिखेंगे हमारा शरीर 7 से 7.8, ठीक है ना, 7 से 7.8 पीएच परास पर कार्य करता है। पीएच परास पर क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है, और जीवित प्राणी केवल संकीर्ण का मतलब बहुत कम जिसको कहा जाता है, ठीक है, संकीर्ण पीएच परास पर जीवित रहते हैं। ठीक है ना, संकीर्ण पीएच परास पर ही क्या रहते हैं, वो जीवित रहते हैं। यदि वर्षा जल की पीएच 5.6 से कम, कितनी, 5.6 से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाएगा, अम्लीय वर्षा। तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं।
ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या दोगे? उत्तर ये होगा कि यदि वर्षा जल की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो इसे क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जल, अम्लीय वर्षा का जल, अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है। किस में प्रवाहित होता है? नदी में प्रवाहित होता है। तो अम्लीय वर्षा का जल अगर नदी में प्रवाहित होगा तो नदी के जल की जो पीएच होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है ना, जिससे नदी के जल की पीएच कम हो जाती है। नदी के जल की जो पीएच होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और नदी के जल की पीएच अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा? नदी जल में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, यहाँ तक कि उनकी क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अम्लता क्या हो गई? जल की बढ़ गई, ठीक है। पीएच कम होने का मतलब है अम्लता का बढ़ जाना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नदी के जल की अम्लता में वृद्धि हो जाती है। अम्लता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिससे नदी के जल में पाए जाने वाले जो जीव जंतु है, जिससे नदी के जल में पाए जाने वाले जलीय जीवों की जो उत्तरजीविता है वो क्या हो जाती है? कठिन। जलीय जीवों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, कठिन हो जाती है। तो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में पहला हमने टॉपिक लिया और वो टॉपिक रहा कि पशु और पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है। अब इसी तरीके से दूसरा इसी में जो टॉपिक आता है वो टॉपिक ये रहेगा कि बगीचे की जो मिट्टी होती है उसकी पीएच क्या होती है, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो मिट्टी की जो पीएच जो होती है, हम बात करें पेड़ पौधों के लिए, ठीक है ना, तो पेड़ पौधों के अगर संदर्भ में बात करें तो मिट्टी की जो पीएच जो होती है 6.5 से 6.8 के मध्य में रहनी चाहिए, तब तो वो पेड़ पौधों के लिए, ठीक है ना, उनकी वृद्धि के लिए लाभदायक होती है। इस पीएच पर जो है पेड़ पौधे मिट्टी से जो है खनिज पोषक तत्व आसानी से क्या है? अवशोषित कर पाते हैं, और साथ साथ में जल को भी वो अवशोषित कर पाते हैं और आसानी से वो क्या करते रहते हैं? वृद्धि करते हैं, जिससे पैदावार क्या होती है? बढ़ती है। अब कहा जाता है कि भाई उच्च वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। और औसत जिसको कहें वर्षा वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है वो एल्कलाइन होती है, थोड़ी सी कैसी होती है? क्षारीय होती है। लेकिन फसलों के लिए बात करें, पादपों के लिए अगर बात करें तो अच्छी जो मिट्टी मानी जाती है उसको कहा जाएगा जिसकी पीएच जो है वो 6.5 से कितनी होनी चाहिए? 6.8 के मध्य में होनी चाहिए। कई बार क्या होती है कि मिट्टी की अम्लता बढ़ भी जाती है, तो उस मिट्टी की अम्लता जो बढ़ी हुई है उसको नियंत्रित करने के लिए फिर उसमें जो है क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना मिलाया जाता है, क्योंकि चूना जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो बड़ी मिट्टी की बढ़ी हुई अम्लता को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब अगर हमें पीएच ज्ञात करनी हो मिट्टी की तो कैसे ज्ञात करेंगे? सीधा सिंपल सा है, इसका एक क्रियाकलाप और एक प्रयोग के द्वारा भी इसको समझा जा सकता है। वो क्या होता है कि हम क्या करते हैं? पहले एक परख नली लेते हैं, ठीक है ना, और जिस मिट्टी की पीएच हमें ज्ञात करनी हो हम क्या करेंगे कि 2 से 3 इंच मिट्टी को कुरेद करके निकालेंगे, ठीक है,
और उस मिट्टी को उस परखनली में ले लेंगे। जैसे एक चिमटी पर ली तो इसका 5 गुना जो है इसमें हम क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे। तो 1:5 में लिया जाता है, मिट्टी का अनुपात रहता है 1, तो जल का अनुपात रहता है 5, और जो जल लिया जाता है वो डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, आसुत जल होना चाहिए। फिर अच्छे से उसको जो है हिलाएंगे, मिश्रित करेंगे मिट्टी को पानी के अंदर, ठीक है, और कुछ देर के लिए उसको बाद में स्थिर कर देंगे। तो मिट्टी में उपस्थित जो भी तत्व होंगे घुलनशील जल में घुलने वाला, वो घुल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि फिल्टर पेपर के द्वारा उस घोल को जो है क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। जो निस्यंद हमें प्राप्त होता है, छनित्र जो हमें प्राप्त होता है, उसमें फिर पीएच पेपर जो है वो डाल करके देखते हैं तो मिट्टी अम्ल है या क्षार है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हम ले रहे हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है बगीचे की मिट्टी की पीएच। बगीचे की मिट्टी की पीएच, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी जानकारी प्राप्त की, और वो जानकारी हमने क्या प्राप्त की, हमने प्राप्त की क्या जानकारी, ये प्राप्त की कि उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय होती है। मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, जबकि इससे कम यानी कि औसत वर्षा वाले क्षेत्रों की अगर बात करें तो उसमें जो मिट्टी जो होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होगी, क्षारीय होगी। तो हम लिख सकते हैं कि औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी क्षारीय एल्केलाइन होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, और बात की जाए कि पादपों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी की पीएच कितनी होनी चाहिए, 6.5 से लेकर के 6.8 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि पादपों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी हल्की अम्लीय होनी चाहिए, हल्की अम्लीय होनी चाहिए, हल्की अम्लीय होनी चाहिए, जिसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 6.5 से 6.8 तक होनी चाहिए। अगर मान लो कि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तब कैसे नियंत्रित किया जाता है, तब उस मिट्टी में चूना कैल्शियम कार्बोनेट मिला करके अम्लता को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं मिट्टी की बढ़ी हुई अम्लता, मिट्टी की बढ़ी हुई अम्लता को नियंत्रित करने के लिए, बढ़ी हुई अम्लता को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। ठीक है ना, तो मिट्टी की बढ़ी हुई अम्लता को नियंत्रित करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है। अब चूना जो होता है वो क्षार की तरह कार्य करता है और अम्लता, जो मिट्टी की बढ़ी हुई अम्लता है उसको क्या कर देता है, नियंत्रित कर देता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ चूना क्षार की तरह
कार्य करता है, कार्य करता है और मिट्टी की बढ़ी हुई अम्लता को, मिट्टी की बढ़ी हुई अम्लता को क्या कर देगा, अम्लता को क्या कर देगा, नियंत्रित, अम्लता को नियंत्रित कर देता है। ठीक है। अब मिट्टी की पीएच कैसे ज्ञात की जाए, उसको कैसे हम जो है ज्ञात कर सकते हैं, इसको एक प्रयोग के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेनी है एक परख नली, साफ और शुष्क जो है आपको क्या लेनी है, एक परख नली लेनी है। ठीक है। और जो परख नली आपने ली है, इस परख नली में आप डाल दोगे सबसे पहले जो मिट्टी का नमूना आपने लिया है, वो मिट्टी का नमूना जो है आपको इसमें डाल देना है। क्या डाल देना आपको, मिट्टी का नमूना। तो जैसे आपने मिट्टी का जो नमूना लिया था वो आपने इसमें डाल दिया। अब मिट्टी का नमूना डालने के बाद में आपको इसमें डालना है आसुत जल। कैसा जल डालना है, आसुत जल डालना है। ठीक है ना। तो ये आसुत जल आपको इसमें डाल देना है। ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या ली थी, सबसे पहले आपने ली एक परख नली, और इस परख नली में आपने क्या किया, मिट्टी का नमूना लिया। ठीक है ना। और मिट्टी का जो नमूना लेते हैं आप, मिट्टी का जो नमूना लेते हैं आप, और जो आसुत जल मिलाते हैं, कौन सा जल, आसुत जल, ये इनका जो अनुपात है वो क्या रहना चाहिए। तो जो मिट्टी का नमूना जो है, वो मिट्टी का नमूना जो है वो तो लिया जाता है 1 भाग, और जो आसुत जल लिया जाता है उसका लिया जाता है कितना, 5 भाग लिया जाता है, यानी अनुपात जो रहेगा 1:5 रहेगा। बढ़िया। अब इसको जो है जैसे ये परख नली, इसके मुंह पर अंगूठा रख करके इसको अच्छे से जो है हिला करके जो है मिट्टी और आसुत जल को हम क्या कर लेंगे, मिश्रित कर लेंगे। कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो विलयन जो होता है, विलयन का जो रंग होता है, गोल का जो रंग होता है, वो गंदला सा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी में उपस्थित जो जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं वो जल में क्या हो जाएंगे, आसानी से घुल जाते हैं। इसी वजह से जो रंग है वो विलयन का कैसा हो जाएगा, गंदला सा हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये गंदला सा विलयन बन जाएगा। अब हमने क्या किया कि इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, परख नली को रख दिया। परख नली को रखेंगे तो जो मिट्टी होती है वो मिट्टी तो क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। ठीक है। और ऊपर ऊपर जो है निषेध आ जाएगा ये इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको क्या कर लेना है, छान लेना है। क्या करना है, इसको छान लेना है। तो छानने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे छाना जाता है इसको आप देखेंगे। हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे दूसरी, और इस परख नली के ऊपर जो है हम एक कीप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इसमें कीप लगा देंगे, और साथ साथ में इस कीप के अंदर की तरफ लगा होगा फिल्टर पेपर। क्या लगा होगा, इसमें फिल्टर पेपर लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ होगा, फिल्टर पेपर लगा हुआ होगा। ये फिल्टर पेपर जो है इसके अंदर लगा हुआ होगा, यहाँ पे ये फिल्टर पेपर लगा दिया। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमने फिर से एक और परख नली ली, और उस परख नली के मुंह पर हमने क्या लगाया, कीप, और इस कीप के अंदर क्या रखा हुआ है, फिल्टर पेपर रखा हुआ है, छनित्र पत्र जिसको कहा जाता है, फिल्टर पेपर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस परख नली को लेंगे जिसके अंदर गोल तैयार हुआ है मिट्टी प्लस जल का। ठीक है ना। मिट्टी प्लस जल का जो गोल तैयार हुआ है ना, उसको हम जो है लेते हैं, और लेकर के जैसे ये लिया हमने, और लेकर के इसके अंदर इसको हमने क्या किया, छानने के लिए इसको उल्टा कर दिया इसके ऊपर। ठीक है। तो आप क्या देखोगे, आप ये पाओगे कि ये जो गोल था वो इस फिल्टर पेपर से होते हुए
ठीक है ना, धीरे धीरे यहाँ नीचे आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो है इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें छनित्र प्राप्त हो जाएगा, जिसको निषयंद या क्या कहेंगे, छनित्र भी कहेंगे। तो ये प्राप्त हुआ हमें निषयंद, या इसी को हमने क्या कहा, छनित्र कहा। इतना हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे कि जिसमें हमें छनित्र प्राप्त हुआ है उस प्रकनली को ले लिया, ठीक है ना, और इसमें हमें क्या प्राप्त हो गया था, अरे भाई हमें प्राप्त हो गया था छनित्र, ये रहा छनित्र इसके अंदर भरा हुआ, निषयंद भरा हुआ। अब हम लेते हैं पीएच पेपर, क्या लेते हैं, पीएच पेपर लेंगे। क्या लेंगे बेटा, पीएच पेपर लेंगे और पीएच पेपर को लेकर के इसके अंदर डाल देंगे। ये पीएच पेपर होता है, इस पीएच पेपर को लिया और इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब अम्लीय है या क्षारीय है उसके अनुसार इसके रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमने फिल्टर पेपर को जो है कुछ समय के लिए किसके अंदर रखा, निषयंद के अंदर रखा, ठीक है। तो निषयंद के अंदर ये है निषयंद, और निषयंद के अंदर हमने रखा है किसको, हमने रखा है किसको, पीएच पेपर को। किसको रखा है हमने, पीएच पेपर को रखा है। ये हो गया पीएच पेपर, ठीक है। तो मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है उसके अनुसार जो पीएच पेपर है इसके रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके रंग में क्या होता है बेटा जी, परिवर्तन होता है। और रंग में परिवर्तन के आधार पर हम जो है पीएच क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो पीएच पेपर के रंग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। पीएच पेपर को बाहर निकाला, कुछ देर के लिए रख लिया, और जो पीएच स्केल होती है उस पीएच स्केल के समीप लेकर के इसको आते हैं और रंग का मिलान पीएच स्केल के साथ में कर लिया जाता है और हमें मिट्टी की पीएच क्या होती है, ज्ञात हो जाती है। अब इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक आता है, और वो टॉपिक जो होगा वो होगा हमारे पाचन तंत्र में पीएच, ठीक है। और ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।